हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लेक्चर में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पर्पस से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डिजीज़ होती है ना, वो केवल जर्म से नहीं होती है। हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हम समझते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, राइट। तो ये जो डिजीज़ होती है, जो बीमारियां होती है, ये केवल इसका कारण सिर्फ जर्म से ही नहीं होता है कि कीटाणु हो गए तो हमें डिजीज़ हो जाएगी, और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, है ना। अब जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो हमारी हेल्थ पर होता है, राइट। तो अब देखिए हेल्थ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हेल्थ जो है वो दो तरह की होती है, आइदर वो गुड हेल्थ होगी या फिर वो बैड हेल्थ होगी। तो फ्रेंड्स, गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसी स्टेट जिसमें हम क्या फील करें कि हमें किसी भी तरीके की कोई इलनेस नहीं हो रही है, या फिर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं है, हमें कोई चोट या मोच नहीं लगी है, या फिर ये मान लीजिए कि हम फिजिकल लेवल पे या फिर मेंटल लेवल पे और सोशल लेवल पे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ में क्या कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, है ना। लाइक हमारे जो फैमिली हो गई या फिर हमारे कोई फ्रेंड हो गया, उसके साथ में हम सही तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, मेंटली सही है, हम सही तरह से खा रहे हैं या फिर सही तरह से सोच रहे हैं, ओके। या फिर ये मान लीजिए कि फिजिकली भी हम पूरी तरह से फिट है, लाइक हम बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो गए या बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो गए। तो ऐसे में फ्रेंड्स, यदि ये सब चीज़ें प्रॉपर हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी हेल्थ है वो कैसी है, गुड हेल्थ है, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो कैसा है, अच्छा स्वास्थ्य है। अब दूसरी ही तरफ क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अपोजिट बैड हेल्थ। अब देखिए, बैड हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि शरीर में कोई बीमारी आ गई तो इसका मतलब वो बैड हेल्थ हो गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल इसी पॉइंट को लेकर कि हम बीमारी आ गई हमारी बॉडी में तो हम कह देंगे हमारी बैड हेल्थ है, ऐसा नहीं होता। और भी रीजंस हो सकते हैं, लाइक अगर आपका कहीं जाने का मूड नहीं है ना, या फिर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि ये भी सब चीज़ें जो है वो बैड हेल्थ में आएगी। जैसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्दी खांसी ही होगी तो बैड हेल्थ की निशानी होगी। यदि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पैर में कोई चोट हो गई है या फिर मोच आ गई है या फिर हम किसी काम में प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी किसके अंदर आती है फ्रेंड्स, बैड हेल्थ के अंदर, ठीक है, यानी कि खराब स्वास्थ्य के अंदर। ओके, तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि हेल्थ क्या होती है, दो तरह से होती है। एक हो सकती है अच्छी हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, और एक हो सकती है बैड हेल्थ यानी कि खराब स्वास्थ्य। अब देखिए फ्रेंड्स, जो डिजीज़ है, रोग, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजीज़ वर्ड है, इसका जो उत्पत्ति जो हुई है वो दो तरह से, दो वर्ड से मिलकर हुई है। एक वर्ड है दिस, जिसका मतलब होता है नॉट, है ना, और एज का मतलब होता है इन कंफर्ट जोन। यानी कि इसका मीनिंग क्या निकला, डिजीज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दिस और एज, जिसका मीनिंग होता है नॉट इन कंफर्ट जोन। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो वर्ड जो बना है इसके बारे में सिर्फ बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में यदि फील नहीं कर रहे हैं तो हमें डिसीज हो गई, हमें कोई बीमारी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो वर्ड है ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि डिजीज वर्ड का मतलब ये निकाल लीजिए कि जब हमें कंफर्ट फील नहीं होता है, पर हर बार यदि हमें कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी आ गई है। ओके, अब देखिए, जो डिसीज होती है उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक डिजीज होती है जो टाइम स्पान के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि समय अवधि के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी जो होगी वो है इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि संक्रामक रोग। तीसरी जो है वो है नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि गैर संक्रामक, ठीक है। अब देखिए, टाइम स्पान मतलब क्या, मतलब वो पर्टिकुलर डिसीज जो है वो हमारी बॉडी में कितने समय तक रहेगी, उसका जो बॉडी, हमारी बॉडी में जो उसका एग्जिस्टेंस है वो कितने टाइम के लिए रहेगा। तो उस टाइम स्पान के अकॉर्डिंग दो तरह की डिजीज है, ठीक है। एक होती है एक्यूट डिजीज, यानी कि शॉर्ट टर्म डिजीज, ठीक है, और दूसरी जो है वो है क्रॉनिक डिसीज, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीज। तो फ्रेंड्स, ये तो है हमारी टाइम स्पान के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म डिसीज और लॉन्ग टर्म डिसीज दो तरह की। अब यदि ये बात करें कि इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि संक्रामक रोग क्या होंगे, तो देखिए ये भी दो तरह के हैं। एक है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, अब यदि बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस की, यानी कि गैर संक्रामक की, तो फ्रेंड्स ये भी अगेन टू टाइप्स के होते हैं। एक होती है हेरिडिटरी और एक है मैल न्यूट्रिशन,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन अच्छे समझ में आ गया होगा कि कितने तरह की डिसीज़ होती है और उन्हें कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एक्यूट डिजीज़ है ना। यानी कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और उनमें से पूछा है कि एक्यूट डिजीज़ यानी कि जो शॉर्ट टर्म डिजीज़ होती है, जो थोड़े समय के लिए होती है। एक्यूट डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी डिजीज़ जो थोड़े टाइम के लिए होगी, या फिर आप इसे इस तरह से समझिए। देखिए, जैसे बचपन में हम टीचर्स को क्या बहाना देते थे स्कूल में कि मैडम हमें कोल्ड हो गया था, लाइक हमें वायरल फीवर हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया था, मलेरिया हो गया था, है ना। तो ये जो है ऐसी डिजीज़ जो हमारी बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए रहेगी, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, एक्यूट डिजीज़। अब आपके ऑप्शंस क्या क्या है, चिकन पॉक्स, वायरल फीवर, मलेरिया या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो सारी ही डिजीज़ है ये कैसी है, शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बॉडी में होती है, इनका एग्जिस्टेंस ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है। क्या कभी तो आपने स्कूल में ये कहा है कि सर हमें कैंसर हो गया था इसीलिए हम स्कूल नहीं आ पाए? नहीं, क्योंकि वो कैसी डिजीज़ में आएगा, वो लॉन्ग टर्म में आएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो शॉर्ट टर्म डिजीज़ का मतलब, एक्टिव डिजीज़ का मतलब यही होता है जो हमारी बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करे, बहुत कम समय के लिए रहे, है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स कॉमन कोल्ड जो है ये भी कैसे डिसीज़ है, एक्यूट डिसीज़। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं, लाइक कोल्ड हो गया या वायरल फीवर हो गया, हेडेक हो रहा है, तो ये सब जो है ये कैसे डिजीजेस है, एक्यूट डिजीजेस है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे, उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रॉनिक डिसीज़ है। अब क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी डिजीज़ जो लंबे समय के लिए रहेगी, लॉन्ग टर्म डिजीज़ जिसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है कैंसर, एड्स, एस्थमा या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो कैंसर, एड्स, एस्थमा ये सारी कैसी बीमारियां हैं, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स डायबिटीज़ हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सभी हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहती है फ्रेंड्स, और जल्दी से ठीक भी नहीं होती है ना। तो ये ऐसी डिजीज़ जो बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहेगी, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्रॉनिक डिजीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे, उपरोक्त सभी, वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो, क्रॉनिक डिसीज के कौन कौन से एग्जांपल्स है, कैंसर, एड्स जिसके बारे में बता चुकी हूँ, किडनी की डिजीजेस, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या फिर सर्केडोसिस। तो फ्रेंड्स ये जो सारे आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये सभी कैसे डिजीजेस है, क्रॉनिक डिसीज यानी कि लॉन्ग टर्म डिजीज जिसका एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहता है। सो हियर इज योर 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसी बीमारी जो रोगाणु यानी कि जर्म्स के कारण होती है उन्हें कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बीमारियां जो होती है वो अदर या तो जर्म्स के कारण होगी या फिर किसी अदर उसका रीजन होगा उसके कारण होगी। तो ऐसी बीमारियां जो रोगाणु यानी कि जर्म्स, इसमें लाइक अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके कारण जो बीमारी होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन्फेक्शियस जो होती है ये जर्म्स के थ्रू कॉज होती है ना, जर्म्स के द्वारा होती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, इन्फेक्शियस तो होगी किसके थ्रू, जर्म्स के थ्रू, बट ऐसी डिजीज जो जर्म्स के कारण ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन इन्फेक्शियस, क्योंकि ये जर्म्स के द्वारा नहीं होती। अब ऐसी डिजीज के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज, कैंसर, ये भी कैसी डिजीज है फ्रेंड्स, ये जो है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि ये जर्म्स के कारण नहीं होती है ना, गैर संक्रामक रोग है ये। बट ऐसी डिजीज जो जर्म्स के कारण होगी तो उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस। सो हियर इज योर 1st नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारी है। सो द ऑप्शंस आर इन्फेक्शियस डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, वायरल डिजीज और 4th है कम्युनिकेबल डिजीज। तो फ्रेंड्स वर्णांधता जो है ये कैसी डिजीज है, एक तरीके की नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस भी कैसी, हेरिडिटरी डिजीज है ना, यानी कि अनुवांशिक। अब हेरिडिटरी डिजीज का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स हेरिडिटरी डिसीजेस ऐसी डिसीजेस होती है जो क्रोमोसोमल हो, क्रोमोसोमल का मतलब अनुवांशिक हो, है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, उन्हें कहा जाता है हेरिडिटरी डिसीज। लाइक जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया,
ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हीमोफीलिया जो है ये भी एक तरीके की ऐसी डिजीज है जो अनुवांशिक होती है, यानी कि क्रोमोसोमल होती है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है ना। अभी जो हेरिडिटरी डिजीजेज जो होती है फ्रेंड्स, ये क्यों होती है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कभी हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहा हो, उसका डिसफंक्शन के कारण होती है ना। लाइक किडनी स्टोन जो होते हैं या डायबिटीज जो है, लो ब्लड प्रेशर, ये सब कैसी डिजीजेस है? तो ये है हेरिडिटरी डिजीज, यानी कि अनुवांशिक बीमारियां। ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए जब भी किसी पर्सन को वर्णांधता से वो यदि पीड़ित होता है, जैसे यदि नॉर्मल पर्सन की बात करें तो फ्रेंड्स वर्णांधता में होता क्या है, विजन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो प्रॉपरली जो रंगों की पहचान है वो नहीं कर पाता। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, देखिए यदि नॉर्मल कलर विजन क्या होगा, यदि कोई पर्सन जो नॉर्मल है उसे कोई वर्णांधता से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, तो जो जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसे वही दिखेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित है, उसे कलर ब्लाइंडनेस है, तो फ्रेंड्स इसमें उसको दो कलर में प्रॉब्लम होती है। वो दो कलर कौन से हैं? एक है रेड और दूसरा है ग्रीन। रेड कलर का ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स उसको किसी अदर कलर में दिखता है, और इसी तरह से ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको किसी अदर कलर में दिखता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स उसे क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, और मेनली वो रेड और ग्रीन कलर जो है वो नहीं पहचान पाता। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कौन सी डिजीज में होती है? तो ये होती है वर्णांधता डिजीज में। और एक ऐसी डिजीज है तो फ्रेंड्स ये है हेरिडिटरी डिजीज, यानी कि क्रोमोसोमल मीन्स अनुवांशिक डिजीज। ठीक है। सो हियर इज योर सेकंड नंबर, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी बीमारियां जो खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं उन्हें कहा जाता है? अब फ्रेंड्स यदि खाने में पोषक तत्वों की कमी होगी तो उससे होने वाली जो बीमारियां उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मैल न्यूट्रिशन डिजीज। अब ये मैल न्यूट्रिशन डिजीज क्या होती है? तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, है ना, या फिर हम कोई कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे, कम खा रहे हैं, हमारी डेली जो डाइट है उसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर जो अमाउंट है उसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें दो तरह की चीज़ होती है। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन अगर होगा तो काय की समस्या हो जाएगी, ओबेसिटी की, यानी कि मोटापे की, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है ना। तो इसीलिए हमेशा डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट। ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो शरीर और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा संतुलित आहार होना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी बीमारी जो खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाती है उसे कहा जाता है मैल न्यूट्रिशन डिजीज, जिसमें दोनों तरह की डिजीज आएगी, अंडर न्यूट्रिशन भी और ओवर न्यूट्रिशन भी। ठीक है। सो हियर इज योर फोर्थ नंबर, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कम्युनिकेबल डिजीज है? अब फ्रेंड्स आप आंसर करने से पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब समझिए कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स कम्युनिकेबल डिजीज जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये किसका टाइप है, एक इन्फेक्शियस डिजीज का, यानी कि ये किसके थ्रू कॉज होगी, जर्म्स के थ्रू, रोगाणुओं के थ्रू, है ना। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है कि ये जो डिजीज होती है ये पर्सन टू पर्सन फैलती है ना, क्योंकि ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। तो सीधी सी बात है कि कैसे फैलेगा, पर्सन टू पर्सन, और वो भी डायरेक्ट वे में फैलता है, लाइक एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। इसके अलावा फ्रेंड्स सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है ये फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, है ना। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आपके ऑप्शंस है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कंजक्टिवाइटिस, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में वो आँख जो आ जाती है वो कहा जाता है, आँख आना जिसे कहा जाता है, तो वो है कंजक्टिवाइटिस। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारी ही डिजीज जो है ये किसके थ्रू फैलती है फ्रेंड्स, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में फैलती है। तो ऐसी डिजीजेस जो किसके थ्रू फैले, एक तो जर्म्स के कारण हो और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैले, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसी डिसीज भी है जो सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज जिन्हें कहा जाता है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है, लाइक एड्स हो गया, ठीक है, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारी बीमारियों का भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है। ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी, इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कैसी बीमारी है? अब फ्रेंड्स सभी को ये चीज़ तो मालूम ही होगी कि जो मलेरिया है वो मच्छर के थ्रू यानी मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, जो उसका वेक्टर होता है वो क्या होता है, मॉस्किटो। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है मच्छर के थ्रू फैल रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मलेरिया जो है ये क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है,
यानी कि देखिए क्यों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट वे में नहीं फैल रही है, ये किसके थ्रू फैल रही है, मच्छर के थ्रू। और वो कैसे फैलती है, देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, एक पर्सन जो मलेरिया से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसे यदि किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है, किसी मॉस्किटो ने काटा है ना, तो उसके कारण क्या होगा फ्रेंड्स कि जो पर्टिकुलर मॉस्किटो है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी अदर पर्सन को काट लेता है और वो पर्सन भी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उसका जो लिवर है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जो उसकी आरबीसीज होती है उनमें क्या हो जाता है, मलेरिया के जो जर्म्स है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मलेरिया फैलता है पर्सन टू पर्सन, बट नॉट इन डायरेक्ट वे थ्रू मॉस्किटो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मलेरिया जो होता है फ्रेंड्स ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। अब इसका जो वाहक मच्छर होता है, जो वेक्टर होता है, वो कौन सा वेक्टर होता है, वो होता है मादा एनाफिलिस, यानी कि फीमेल जो एनाफिलिस मॉस्किटो होता है उसके थ्रू मलेरिया फैलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो मलेरिया जो है वो कैसे डिजीज हो गई, वो हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, सो हियर इज योर सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र यानी कि सिस्टम हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। आपके ऑप्शन है पाचन तंत्र मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम, थर्ड है परिसंचरण तंत्र मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, और फोर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर को क्या करेगा, रोगों से बचाएगा, जो अदर डिजीजेस जो हमारी बॉडी को हार्म करती है उन्हें प्रोटेक्ट करता है उस सब चीज़ों से, तो वो कौन सा सिस्टम होता है, वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम। अब देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम होता है जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है ना। अब उसमें क्या होती है फ्रेंड्स, उसमें होती है WBC जो ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं। जैसे कि ब्लड सेल में 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती है, 3 तरह के सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, है ना। तो जो ब्लड में WBC पाई जाती है वो क्या करती है फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि एंटीबॉडीज लाइक एक सोल्जर्स है जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती, खुद डेवलप करती है ना, बीमारियों से लड़ने के लिए। अब हर बीमारी से लड़ने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, एक अलग ही तरीके की एंटीबॉडी होती है। हर अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है ना। तो जब हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स आता है ना, कोई भी वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करता है। और यही एंटीबॉडीज क्या करती है फ्रेंड्स, जर्म से लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करती हैं। मतलब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एक नेचुरल इम्यून सिस्टम हो गया। ठीक है, तो यही होता है इम्यून सिस्टम जो कि क्या करे फ्रेंड्स, शरीर को रोगों से बचाने का कार्य। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोगाणुओं यानी कि जर्म्स से लड़कर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये काम इम्यून सिस्टम का होता है, पर एक्चुअली इम्यून सिस्टम में कौन ये काम करता है, तो वो करती हैं एंटीबॉडीज, जो कि हमारी बॉडी को क्या करेगी फ्रेंड्स, वो प्रोटेक्ट करेगी और जो रोगाणुओं जो आते हैं हमारी बॉडी में, जो जर्म्स आ रहे हैं, उनसे लड़कर हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। अब जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो जो एंटीबॉडीज होती है ये ऐसे वाई शेप की होती है। अब जैसे हमारी बॉडी में पैथोजेंस की यानी कि जर्म्स बोलते हैं फ्रेंड्स, इन्हें जर्म्स की एंट्री होती है, तो ये एंटीबॉडीज जो है उनके साथ में क्या होती है, चिपक जाती है और उन जर्म्स को, जो सेल्स वगैरह होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हार्म नहीं करने देती। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होती है, ये जर्म से लड़ती हैं एंटीबॉडीज। तो कौन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, तो वो है एंटीबॉडीज। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए ली जाने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि यदि हमारी बॉडी में जर्म्स ज़्यादा आ गए, अभी तो हमने ये बात करी जर्म्स आ जाते तो एंटीबॉडीज लड़ लेती, पर यदि नंबर्स ऑफ जर्म्स जो है वो ज़्यादा हो जाए यदि हमारी बॉडी में, तो क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। वो प्रॉपरली फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर नहीं कर पाता और वो एंटीबॉडीज जो है वो उससे लड़ भी नहीं पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एंटीबॉडीज की हेल्प करनी पड़ती है, तो फिर हम बाहर से दवाइयाँ लेते हैं, है ना। ये जो सारी आपको टेबलेट्स दिख रही है ये हम बाहर से दवाई यही नहीं लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या होता है कि बाहर से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती, तो अब वो जो मेडिसिन लेते हैं वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारा जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वो खुद प्रिपेयर करता है, और एंटीबायोटिक्स वो जो हम बाहर से लेते हैं हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके,
हमारे शरीर की रक्षा कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स देखिए, एंटीबायोटिक्स जो है वो हम बाहर से ले रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक ये जो है एक आर्टिफिशियल सोल्जर्स की तरह वर्क करते हैं जो हम बाहर से भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि शरीर में जो विकार होते हैं, जो डिजीज जो पैदा होती है, उन्हें दूर करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो आप आते हैं तो आप लगा दीजिएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है साइंस और सेकेंड वर्ड है सिम्टम्स। अब देखिए, सभी को ये लगता है कि साइन और सिम्टम्स दोनों एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। साइन और सिम्टम दोनों अलग वर्ड्स है और दोनों का मीनिंग भी अलग होता है। अब वो कैसे होता है, तो देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है, अब इफेक्ट ऑफ डिसीज दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर्स, यानी कि डिसीज के वो इफेक्ट्स जो दूसरों के द्वारा नोटिस किए जाएंगे, दूसरों के द्वारा इन द सेंस कि लाइक आपका जो फ्रेंड होगा या फिर जो आपका डॉक्टर है उसे दिखेगा, या फिर ये मान लीजिए कि ऐसे इफेक्ट्स जो एक्सटर्नली दिखते हैं बॉडी के ऊपर, है ना। लाइक जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो हमेशा दूसरे लोग मेजर करके बताते हैं, या फिर फ्रेंड्स जो हमारी बॉडी पे यदि कोई मॉइस्चर आ जाता है, या फिर जो हमारी हार्ट रेट है, ठीक है, कलर हमारा कैसा हो रहा है स्किन का, तो ये सब चीज़ें जो है ये दूसरों के द्वारा ज़्यादा नोटिस की जाती। तो ऐसी चीज़ें दूसरों के द्वारा हमें तो ठीक है पता चलेगी, पर दूसरों के द्वारा ज़्यादा नोटिस की जाए तो उसे कहा जाता है साइंस, है ना। ये होते हैं साइंस। बट सिम्टम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो सिम्टम जो होते हैं डिजीज के ऐसे इफेक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल पर्सन को पता चलता है जिसे वो डिजीज हुई है, ठीक है, उसी को पता चलेगा, वही वो फील कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेडेक हो रहा है या फिर बॉडी में पेन हो रहा है, तो ये बॉडी का पेन है या फिर हेडेक है, ये तो आप खुद ही महसूस करेंगे यदि आपको कोई डिजीज होती है तो, है ना। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, डिजीनेस होगी यदि आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो इस तरह की चीज़ें जो फ्रेंड्स वो आप खुद नोटिस करते हैं, आप खुद नोटिस यानी कि आप खुद ही महसूस करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिम्टम्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अब समझ में आ गया होगा कि साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। साइन वो जो दूसरों के द्वारा ज़्यादा नोटिस किया जाए, सिम्टम्स वो जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पर्सन है वो खुद फील करे, वो होते हैं सिम्टम्स डिजीज के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आ रही है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, यानी कि जर्म्स के कारण जो डिजीजेज होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जर्म्स जो होते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो जर्म्स के कारण होती है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल वो टाइप्स थे, बट अब इनसे कौन कौन सी डिजीजेस होती है, तो ये दो तरह की होती है, या तो वो नॉन वायरल डिजीज होगी या फिर वायरल डिजीज होगी। नॉन वायरल डिजीज मतलब वो किसके थ्रू होगी, वो आइदर जीवाणुओं के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होगी, प्रोटोजोआ के द्वारा होगी, या फिर फंगस यानी कि कवक के द्वारा होगी। तो ये कैसी डिजीज होगी फ्रेंड्स, ये नॉन वायरल डिजीज होगी, है ना। और सेकंड क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है वायरल डिजीज, यानी कि जो किसके थ्रू हो, वायरस के थ्रू। अब देखिए, यदि हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर करते हैं और वो जर्म्स कैसे हो, बैक्टीरिया में से हो या फिर प्रोटोजोआ में से हो या फिर फंगस में से हो, यानी कि यदि वो डिजीज जो होने वाली है उससे वो नॉन वायरल डिजीज होगी, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज तो प्रिपेयर कर लेगी, और फिर हमें या फिर अगर एंटीबॉडीज प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं होगी तो हम दवाइयों के थ्रू दवाइयाँ लेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हमारी बॉडी में वायरस चले जाता है ना, तो देखिए वायरस जो है वो खतरनाक हो जाता है। ऐसा ऑल केसेस में पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार ही खतरनाक हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड की, या फिर चिकन पॉक्स की, या फिर HIV का वायरस ले लीजिए, है ना, या फिर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी के जो वायरसेस होते हैं, जो पोलियो का वायरसेस होता है, ये बहुत खतरनाक वायरस होते हैं, खतरनाक डिजीज दे देते हैं ये। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो वायरस होते हैं जब ये हमारी बॉडी में आते हैं तो ये थोड़े स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट इन द सेंस क्या, कि देखिए जब वायरस हमारी बॉडी में आते हैं तो जब हम इन्हें मारने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यानी कि जो बाहर से मेडिसिन लेते हैं, तो ये अपने आसपास क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक शील्ड बना लेते हैं। एक शील्ड यानी कि आप ये समझ लीजिए एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, दवाइयों का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, और उतने टाइम के लिए जब तक दवाई का असर रहता है ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही दवाई का असर हुआ तो ये अपने ऊपर से शील्ड को हटा लेते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, वापस एक्टिव हो जाते हैं और फिर खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि खुद की संख्या में बढ़ोतरी करने लगते हैं, है ना, खुद को डिवाइड करते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से वायरस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब यदि फिर से आप दवाई लेते हैं तो फिर ये वायरस क्या करता है, अपने आसपास जो शील्ड क्रिएट कर लेता है और फिर से वापस से इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही दवाई का असर हुआ फिर से वो क्या हो गया, एक्टिव स्टेट में आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स एंटीबायोटिक्स का क्या होता है, वायरस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है।
नहीं तो क्या होता है, यदि जैसे कॉमन कोल्ड यदि हमें होता है तो ऐसा नहीं कि हम दवाई लेते से ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स वो वायरस के थ्रू होता है। कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस के थ्रू होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम दवाई लेते हैं और ठीक हो जाता है, क्योंकि वो वायरस के थ्रू हुआ है। तो जितने टाइम तक वायरस को हमारी बॉडी में रहना है वो तो उतने टाइम तक तो रहेगा, बट हाँ ये है कि हमें दवाई से थोड़ा रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो नॉन वायरल डिसीजेज है सारी और वायरल डिसीजेज जो है इनसे रिलेटेड फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर हम लोग पहले ही बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियो लेक्चर्स की लिंक भी मिल जाएगी कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है, फंगस से कौन सी डिजीज़ होगी, वायरस जो होते हैं उनसे कौन सी डिजीज़ होती है। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लेक्चर, ठीक है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो आगे है इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन। तो देखिए इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। So our body makes antibodies to fight the disease to help us get better. These antibodies stay in our body even after the disease is gone and protect us from getting the same illness again. This is called immunity. अब देखिए फ्रेंड्स, इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है वो क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में जर्म्स जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करती है ना, वो पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने के लिए, ताकि हम क्या हो सके, ठीक हो सके। अब फ्रेंड्स एंटीबॉडीज़ जो है भले ही से डिसीज़ ठीक हो जाए, यानी कि बीमारियां जो है उसके जाने के बाद वो भले ही से ठीक हो जाए, उसके बावजूद भी क्या होता है फ्रेंड्स, वो एंटीबॉडीज़ जो है वो वर्क करती है और वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है ना, और क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सेम इलनेस अगर वो फिर से वही इलनेस वापस आती, वही बीमारी वापस आती, तो क्या करती है फ्रेंड्स, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और इसे ही कहा जाता है इम्यूनिटी, है ना, यानी कि प्रतिरक्षा जो सिस्टम जिसे कहा जाता है वो। अब देखिए फ्रेंड्स, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें बार बार जो है बीमार पड़ने की ज़रूरत है तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी हम इम्यूनिटी को गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम इम्यूनिटी को गेन कर सकते हैं किसके थ्रू, या इम्यूनाइजेशन के थ्रू, यानी कि टीकाकरण के थ्रू। जो टीके लगते हैं फ्रेंड्स उनसे भी क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है। तो यही होता है इम्यूनिटी। अब देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी लैंग्वेज में फ्रेंड्स इसे हिंदी में टीकाकरण कहा जाता है। तो इम्यूनाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस डिजीज टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। अब देखिए टीकाकरण क्या है फ्रेंड्स, इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके तहत क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक संक्रामक बीमारी के लिए प्रतिरक्षा या प्रतिरोधी बनाया जाए। ठीक है, आमतौर पर ये सब किसके थ्रू होता है, वैक्सीन के थ्रू, यानी कि इम्यूनाइजेशन के थ्रू। या फिर फ्रेंड्स मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि आपको समझाऊं तो देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बना के उसको स्ट्रांग बनाना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको बेवकूफ़ भी बना रहे हैं और उसको स्ट्रांग भी बना रहे हैं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है ना। जैसे जब हम भी बचपन में थे तो हम सभी ने पोलियो का ड्रॉप्स पिया है, राइट। तो एक्चुअली फ्रेंड्स वो जो पोलियो का ड्रॉप्स है वो पोलियो से लड़ने की दवाई नहीं होती है, वो पोलियो का वायरस होता है जो कि उस टाइम डेड वायरस था, ठीक है, डेड स्टेट में था। तो उस टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, जब वो हमारी बॉडी में जाता है ड्रॉप्स के थ्रू, तो जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज बनाता है। अब पहली बार में तो प्रॉपर एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होती है ना। तो जितनी बार पोलियो का जो ड्रॉप है वो जाएगा अंदर, तो इम्यून सिस्टम जो उतनी बार एंटीबॉडीज बनाएगा उससे लड़ने के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इम्यून सिस्टम जो है वो एबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करने में। तो इसे ही कहा जाता है क्या, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब आपको फ्रेंड्स एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इमेज में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्रेंड्स पोलियो ड्रॉप दिया जाता था, ये तो सभी को मालूम होगा। तो इसे ही कहा जाता है फ्रेंड्स इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। फ्रेंड्स ये जो सारी ही टर्मिनोलॉजीज है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस जिन्हें कहा जाता है, जर्म्स कह लीजिए, तो ये जो रोगाणु होते हैं ये जब पर्सन की बॉडी में जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है उसे ही कहा जाता है मैनिफेस्टेशन। तो देखिए जब भी ये पर्सन की बॉडी में जाते हैं तो ये या तो किसी न किसी ऑर्गन को पर्टिकुलर, या फिर हमारे जो बॉडी के जो ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए यदि माइक्रोब्स अंदर गए हैं, यदि पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर गए और ये किसी ऑर्गन को लाइक लंग्स को हार्म करेंगे या फिर जो किडनी होती है उसे हार्म करेंगे, तो इसे कहा जाता है ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। लेकिन अगर माइक्रोब्स जो होते हैं, लाइक जर्म्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं,
ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और किसी टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, तो इसे कहा जाता है टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ओके, अब देखिए ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर पहुंचते के साथ में क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो उनका फेवरेट ऑर्गन होता है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वहां से वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं ऑर्गन टू ऑर्गन, मीन्स स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो माइकोबैक्टीरियम एक ट्यूबरक्लोसिस, जिसका पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो बॉडी में नोज के थ्रू एंटर होता है। नोज के थ्रू एंटर होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये नोज के थ्रू एंटर होगा और किसको हार्म करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है ना। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, टीबी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स मैनिफेस्टेशन जो वो डिपेंड करता है कि जो आपका वायरस या जो जर्म्स है वो किस किस ऑर्गन के थ्रू अंदर गया। यदि वो नोज के थ्रू अंदर जाएगा तो वो किसको इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। यदि वो माउथ के थ्रू अंदर जाएगा तो फिर फ्रेंड्स वो क्या करता है, इंटेस्टाइन के जो एरिया होता है उसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स एक और वायरस होता है जिसे कहा जाता है सैल्मोनेला, तो ये माउथ के थ्रू अंदर एंटर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो भी फूड खाते हैं उसके थ्रू एंटर होता है, तो इसके थ्रू क्या करता है फ्रेंड्स कि जो हमारी बॉडी है उसे हार्म करता है, ये अंदर जाके जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है उसमें। ठीक है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, लाइक पर्टिकुलर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं और वहाँ से स्प्रेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो HIV वायरस होता है वो बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू एंटर होता है ना, और फिर बॉडी में फैलता है। जैसे जो मलेरिया पैरासाइट होता है ये रेड ब्लड सेल्स के थ्रू स्प्रेड होता है और फिर लिवर में एंटर हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से अंदर एंटर होते हैं और फिर बॉडी को हार्म करते हैं अलग अलग पार्ट में। तो इसे कहा जाता है ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब देखिए टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो देखिए जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यदि किसी टिश्यू में एंटर हो जाते हैं और उसे हार्म कर देते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है उसका रिएक्ट करता है और उस डिसीज के लिए वो क्या करता है फ्रेंड्स, जिस जर्म्स के कारण वो डिसीज होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स इन्फ्लेमेशन। अब हुआ क्या है फ्रेंड्स कि वो किसी पर्टिकुलर टिश्यू को हार्म कर रहा है ना, किसी सेल को हार्म कर रहा है, तो इसे क्या कह लिया जाता है कि वो टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होता है ना। अब देखिए किसी भी डिसीज का वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी, वो कितनी ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो डिजीज़ का जो मैनिफेस्टेशन होता है फ्रेंड्स वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स पे डिपेंड। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स आपकी बॉडी में जाएंगे उतना ज़्यादा वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, उसका जो डिजीज़ मैनिफेस्टेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए होता क्या है कि अब यदि इम्यून सिस्टम ही हमारा वीक हो जाएगा किसी भी खतरनाक वायरस के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल आप HIV का ही वायरस ले लीजिए, यदि ये हमारी बॉडी में लंबे समय तक इन्फेक्शन इसका रहता है तो हमारी बॉडी जो है वो उससे फाइट नहीं कर पाती, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उससे वर्क नहीं कर पाता है और इससे जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है वर्क नहीं कर पा रहा है इम्यून सिस्टम, तो उससे वो लड़ नहीं पाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता और फिर बाद में क्या हो जाती है फ्रेंड्स, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, ये पूरा इम्यून सिस्टम जो है हमारा वर्क करता है, हमारी बॉडी को संभालता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो को एंड तक देखा है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कॉमेंट सेक्शन में हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। यदि वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप फ्रेंड्स कॉमेंट में कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर किया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी भी अदर टॉपिक को लेकर आपके लिए वीडियो बनाएं तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द वो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।